It's my immense pleasure to welcome respected IS Arpit Chavan sir, an estimated officer and a guiding light for countless UPSC aspirants. Today's session, having successfully navigated the rigorous civil service examination, respected IS Mr. Arpit Chavan sir has proven his mettle as a determined, disciplined and a visionary individual. As an IS officer, his journey is not just an inspiration but also a testimony to the power of hard work, strategic participation, preparation. Sir has secured All India Rank 20 in CSC 2021 and unwavering dedication. Today, we are fortunate to have him share his experience, insights and value guidance to help us embark on the excellence in his changing yet rewarding journey. His profound understanding of exam, practical tips for preparation and motivating demeanor and make him a beacon of knowledge and support for all UPSC aspirants. Let us take this opportunity to learn from his expertise and gain the confidence to achieve our dreams. Arpit Chavan sir, an accomplished Indian Administrative Service officer, hails from Udham Singh Nagar in Uttarakhand. He has completed his schooling in Kashipur and pursued a Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from Govind Balla Pant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand. Assigned to the Maharashtra Gather, Arpit sir completed his district training as a Supernumerary Assistant Collector in 2024. He was among 4 IS trainees from the 2022 batch selected by the Ministry of Defence to serve as Assistant Secretary, reflecting his competence and commitment to public service. Sir is currently serving as SDM of our Nasik district. On behalf of Motivation Academy, I would like to welcome IS Arpit Chavan sir, and I would like to welcome give a bouquet and shawl from our Motivation Academy to us. I would like to welcome IS Arpit Chavan sir on the stage to share their valuable guidance to us. ठीक है गुड आवाज़ आ रही है एवरीबडी आई एम ऑडिबल सो गुड इवनिंग एवरीबडी फाइनली आज मेरा टाइम मिला मुझे आपको बताने का फिर डायरेक्टर सर ने काफ़ी बार बुलाया था तो लेकिन अभी मैं ये भी बताने आया हूँ आपको कि जिस एग्ज़ाम में आप जाना चाहते हैं उसमें लाइफ बिजी हो जाती है बहुत ज़्यादा सो अभी ये छोटा एक 30-40 मिनट्स का सेशन रहेगा तो शुरू में मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको फिर आपके जो डाउट्स रहेंगे वो आप लोग पूछें तो शुरू में मेरी जर्नी से मैं स्टार्ट करूँगा जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया भी गया है थोड़ा सा सो आई ग्रेजुएटेड इन 2019 आई डिड बाय बीटेक सो 2019 में मैंने बीटेक किया देन आई केम होम बीटेक के बाद मीन्स ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग डेज ओनली आई हैड थॉट कि आई विल बी अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम तो मैंने अपने बीटेक के बाद आई डिडंट अपियर फॉर एनी अदर एग्जाम या एनी कैंपस प्लेसमेंट बीटेक के बाद फिर मैं घर आया 2019 में देन इन 2020 आई गेव द एग्जाम मतलब 2019 में भी दिया था कॉलेज से एक व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर मैंने दिया था बट आई मिस्ड बाय 3.5 मार्क्स तो फिर मैं घर आया देन मैंने फिर 2020 में एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्लियर हुआ था उस साल भी बट मेरी रैंक थोड़ा लोअर थी तो आई गॉट IDS करके सर्विस होती है डिफेंस अकाउंट सर्विसेज सो आई गॉट दैट माई रैंक वॉज 297 तो 2020 के एग्ज़ाम में 2021 में रिजल्ट आता है सो वी कॉल्ड इट 2021 बैच आई वॉज 2021 बैच IDAS फिर 2021 में अगेन आई गेव दिस एग्जाम एंड मेरा 20 रैंक आया सो दैट इज़ द बैच ऑफ 2022 व्हेन आई गॉट अलॉटेड द IAS सो अभी इसमें मेरा जर्नी में बताने लायक कुछ ऐसा खास नहीं है एक्सेप्ट द पॉइंट दैट जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ सो देयर वाज टू थ्री ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी कि मतलब घर पे जाके पढ़ाई की जाए दिल्ली जाया जाए अभी दिल्ली मेरे मतलब नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा हब है दिल्ली तो हर दूसरे आप देखेंगे कि ऑफिसर या कोई भी दिल्ली जाते हैं करके सो मेरे सामने ये क्वेश्चन आया बट आई चूज टू स्टे एट मैं दिल्ली नहीं गया मैं कहीं नहीं तो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैंने क्या किया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि
अभी जो हम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आप में से भी जो छोटी जगह से होते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े शहर में नहीं जाएंगे अगर प्रिपरेशन करने तो क्या होगा, या वहाँ पे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं तो हमारा कुछ लॉस हो रहा है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका स्ट्रेटजी क्लियर है और एग्ज़ाम की जो एक रिक्वायरमेंट है वो अगर आप समझते हैं तो आप कहीं से रह के भी किसी भी परिस्थिति में रह के किसी भी छोटे बड़े शहर में रह के यू कैन क्लियर दैट। ये मेरा मैसेज एस्पिरेंट्स को हमेशा से रहा है। तो अभी मैं पिछली बार मैंने एस्पिरेंट्स से मतलब बात की थी लगभग 10 महीने पहले, तो मैं धीरे धीरे भूलते जा रहा हूँ चीज़ें। एग्ज़ाम के जस्ट बाद बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, स्ट्रैटेजी क्या थी, प्रिपरेशन कैसे किया था, फिर अभी धीरे धीरे और चीज़ें सर्विस में आने के बाद दिमाग और जो है ऑक्यूपाई हो जाता है, काम में ऑक्यूपाई हो जाता है। तो जो एस्पिरेंट वाला एक फेस है वो हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे जो इवेंट होते हैं जहाँ पे मौका मिलता है मुझे आने का, मैं आता हूँ ताकि मैं भी रिलीव करूँ मेरे वो साल वो जर्नी, और आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ, जितना गाइडेंस दे सकूँ जो आपके काम आए। तो एग्ज़ाम के लिए मेरे जो कुछ टिप्स हैं, छोटे मोटे टिप्स, 5-6 कॉमन टिप्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको। सो फर्स्ट टिप जो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था एग्ज़ाम का जब मैं इंजीनियरिंग में था। सो व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ बीटेक, द ईयर वाज अराउंड 2016। 2016 में आई फर्स्ट थॉट कि आई शुड स्टार्ट फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। तो 2016 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और फिर उस टाइम पे क्या था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का रेवोल्यूशन इंडिया में आ रहा है वो उस समय शुरू हो रहा था। 2016 में आप देखेंगे अनअकैडमी आ रहा था, मृणाल सर की क्लासेस थी, और भी बहुत सारे क्लासेज ऑनलाइन आते थे। तो कॉलेज में जाके अभी उस समय पे एक जियो वाला रेवोल्यूशन भी उसी समय पे आया था, इंटरनेट रेवोल्यूशन। तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड हुई जब मैं कॉलेज में था, और उससे फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी वहीं से शुरू की। तो सबसे पहले जो मैंने थोड़े जो टॉपर्स टॉक्स होते हैं, मतलब वीडियोस होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, वो पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा कोई मेंटर नहीं रहा पूरे एग्ज़ाम में। मतलब मैं जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ टिल दैट डे आई हैड नेवर मेट एन आइडल। तो मैंने किसी से कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि जैसे मैं आपके सामने आके बता रहा हूँ क्या करना चाहिए, तो मैंने किसी से नहीं पूछा। तो सबसे पहले सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 चीज़ें हैं, सिलेबस इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि यूपीएससी में या एमपीएससी या एनी अदर एग्जाम दैट यू गिव, मेरा जो टॉक है थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड है, क्योंकि मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया है, मैंने दूसरा कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया। सो मैंने जो प्रिपरेशन भी केवल उसी की की है, बट मोर और लेस जो फंडे हैं, जो स्ट्रेटजी हैं, वो बाकी एग्ज़ाम्स में भी एज इट इज़ फिट होते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो देख लें। 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। उसके बाद बाकी जो भी एग्ज़ाम आप दें उसका एक सबसे रिवाइज्ड एंड रिसेंट जो सिलेबस है, टेक अ लुक एट दैट। उस सिलेबस का फ़ायदा ये है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो उसका जो भी क्वेश्चन पेपर या कुछ भी आता है तो वो सिलेबस की जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री जो होती है, उसके अंदर ही आता है। तो एक बार सिलेबस पे आपकी ग्रिप हो जाए तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिलेबस पे आपकी ग्रिप होने का ज़रूरत क्या होती है। दूसरा चीज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। PYQs आर लाइक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ PYQ। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप PYQs को एनालाइज करें तो PYQs में ऐसा होता है कि अभी जैसे यूपीएससी में जो मेंस का पेपर आता है, तो देयर आर 4 जनरल स्टडीज़ पेपर, GS 1, 2, 3, 4, जिसमें से चौथा पेपर एथिक्स का होता है। सो उसमें अगर आप पिछले मतलब अभी 2024 का एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, तो उससे पहले कि अगर आप 24, 22, 23, 21 ऐसे 4-5 साल के पेपर्स देखे बैठे तो एक पैटर्न है हर एग्ज़ाम में पैटर्न होता है। वी टॉक अबाउट JEE, वी टॉक अबाउट NEET, तो एक पैटर्न होता है। अभी मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी, एमपीएससी या जितने भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स होते हैं, इनका पैटर्न जो होता है उसको डिकोड करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इफ़ यू डोंट स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो इट विल बी लाइक कि इट इज़ अ सी, एक समंदर है सिलेबस का,
इसमें नेविगेट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अभी एक एग्जांपल जो मैं बहुत बार देता हूँ कि सिलेबस में फॉर एग्जांपल GS3 का एक पेपर होता है, एक उसमें एक सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी। आप सिलेबस में देखेंगे सो यू विल फाइंड इट कि साइंस टेक में बायोटेक्नोलॉजी। अभी बायोटेक्नोलॉजी इतना बड़ा एक मतलब उसमें एक ही शब्द लिखा है बायोटेक्नोलॉजी। अभी बायोटेक्नोलॉजी इतना बड़ा अपने आप में एक फील्ड है, उसमें PhD होती है, उसमें रिसर्च होती है, बट आपके काम का उसमें क्या है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यू विल अंडरस्टैंड कि अभी जैसे GS कोई सा भी GS है, GS3 है, तो GS3 में साइंस टेक है और शायद इकोनॉमिक्स उसी में आता है, तो मैं भूल रहा हूँ। तो जो आता है उसमें हर पेपर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स होते हैं, और टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में होता है। सो इसके लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज़ आता है रिसोर्सेज, जो बुक्स आप पढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज मोर और लेस आप देखेंगे सभी लोगों का रिसोर्सेज सेम होता है। जिनका एग्ज़ाम क्लियर होता है, नहीं होता, रैंक अच्छी आती है, ख़राब आती है, जब मेरा खुद का 2 सालों में रैंक में इतना बड़ा डिफरेंस आया तो रिसोर्सेज सेम ही है। बट वो जो रिसोर्सेज है, कॉमन रिसोर्सेज है, वो पहले ही मतलब व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम तो आपके रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। मतलब अभी ऐसा डिबेट नहीं होना चाहिए कि हिस्ट्री के लिए आज ये पढ़ा है, अभी 2 महीने में ये कंप्लीट हुआ, फिर समझ में आया कि ये तो काम का ही नहीं, देन यू चेंज योर रिसोर्स। तो वो उस चीज़ का टाइम नहीं देता एग्ज़ाम। तो किसी भी एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपको मिलते हैं वो लिमिटेड है। जो नंबर अभी एक एज एक आपकी है, या आपका जो एज ग्रुप है उसमें आप एंथुसियास्टिक है, यू कैन स्टडी, यू कैन गिव एग्ज़ाम। अभी धीरे धीरे अगर आज से 3-4 साल बाद आप दें तो एग्ज़ाम देने की हिम्मत सब में नहीं रहती, क्योंकि फिर इतना बाद में बोर हो जाते हैं एक तरीके से। तो इसीलिए एग्ज़ाम में जितना टाइम आप दें तो एंश्योर कि वो यूजफुल डायरेक्शन में जाता है। उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं विच यू आर स्टडी, जिसको आप अपना समय दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज यू चूज देम वेरी वाइजली। रिसोर्सेज अगर ठीक चूज हो गए आपके तो आधा काम वहीं पे हो जाता है। अब रिसोर्सेज चूज करने के 2-3 तरीके होते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वाइल यू आर चूजिंग द रिसोर्सेज। पहली चीज़ है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उससे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है कि नहीं। लाइक NCERT की बुक्स होती हैं, तो NCERT की बुक्स जो है फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उसमें क्या होता है जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, लाइक बाकी एग्ज़ाम स्टेट सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, कोई भी एग्ज़ाम है तो NCERT बुक्स आर लाइक द बेस्ट बुक्स। उसमें वो सिलेबस पूरा कवर हो गया होगा। कुछ 2-4 टॉपिक्स होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, मतलब जो उन बुक्स में नहीं होते, तो उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं, और 90% ऑफ द सिलेबस NCERT बुक्स में कवर हो जाता है। और NCERT बुक्स बहुत बार हम स्किप कर देते हैं। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, वी डोंट रीड NCERT। हम क्या पढ़ते हैं लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स से कुछ भी पढ़ते हैं। तो ये बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट NCERT की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन बुक्स में कम स्पेस में इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छी चीज़ें समझाएंगे। सो इफ़ यू गो थ्रू दोज बुक्स, सो उससे आपके जो बेसिक्स क्लियर होंगे वो किसी और बुक से नहीं होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। अभी NCERT पढ़ने में आपको इफ़ यू स्टार्ट फॉर लेट्स से ज्योग्राफी के NCERT शुरू करवाओ, तो 6 से 12 तक जितनी क्लासेस की ज्योग्राफी के NCERT वो पढ़ने में आपको 3 महीने लगे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम। फिर उसके आपने नोट्स बनाए, फिर आपने एक बार नोट्स बन जाए। अच्छा, नोट्स मेकिंग भी एक डाउट रहता है बहुत बार लोगों का, शेयर भी एक नोट्स या फिर तो नोट मेकिंग एक अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी हैबिट है। तो आई वुड एडवाइस कि यू शुड मेक नोट्स। जितना भी मीन्स वट एवर यू रीड उसके नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या है कि आप जब शुरू करते हैं तो यू आर रीडिंग 1 बुक एट ए टाइम। अभी आपके सामने 1 किताब है, फिर 2 किताबें हैं। जब वो सिलेबस ख़त्म होगा तो बहुत सारी रीडिंग हो चुकी होगी, और अगर वो नोट्स की फॉर्म में आपके पास नहीं है तो जब रिवीजन का टाइम आएगा या फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तभी आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे। इसके लिए नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटजी थी वो ऐसी थी, सिलेबस गोइंग थ्रू द सिलेबस भी आपको याद हो जाता है।
सिलेबस याद हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो अभी तो मुझे नहीं है पूरी तरह याद, बट हुआ करता था। तो उसमें लाइक मैंने भी रीड एनी आर्टिकल, अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, तो वो आर्टिकल में अभी एजुकेशन के बारे में भी कुछ है, हेल्थ के बारे में भी कुछ है, तो वो देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि ये जो डेटा है फॉर एग्जांपल, या फिर ये जो फैक्ट है, ये कौन से पेपर के कौन से सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आपके नोट्स होते हैं ना, तो आप वहीं से उस न्यूज़पेपर से या उस मैगजीन से वो चीज़ उठा के डायरेक्टली अपने नोट्स में डाल सकते। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यू आर बिग ऑन द सिलेबस। मैं बार बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बारे में कहता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब यू विल रियलाइज इट जब आप एग्ज़ाम दोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब आई हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत मेहनत की, और लाइक मेरे तो शुरू के 2-3 अटैम्प्ट में आई मेड इट थ्रू, बट बहुत लोगों का नहीं होता है। मतलब इट इज़ कुछ सिलेक्शन के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में। अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो सिलेक्शन के चांसेस आर लेसर देन रिजेक्शन के चांसेस। वी ऑल नो दिस, इट इज़ कोई नई बात नहीं है। तो उसमें बहुत बार अभी मतलब जब आप अपना बेस्ट दें और सिलेक्शन ना हो, तो वो उस ऐसी स्टेज पे आप ना आए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो गलतियाँ होती हैं, दैट आई हैव सीन मैनी पीपल डू, वो गलतियाँ आप ना करें। क्योंकि अभी आपने बेस्ट नहीं दिया अपना और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है, ठीक है। अभी बेस्ट आपने नहीं दिया, बहुत लोग हैं एग्ज़ाम की रेस में तो मतलब दिन रात बैठ के मेहनत करते। अभी आपने नहीं की, उन्होंने की, उनका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने भी अपना बेस्ट दिया फिर भी आपका नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए आप जो अपना बेस्ट दे रहे हैं वो डायरेक्शन भी ठीक होना चाहिए। तो आपके एफर्ट्स हैं ना, मेक योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। उसी के लिए योर गाइडिंग लाइट्स विल बी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सिलेबस। इसके बाद फिर नोट्स मेकिंग है। नोट्स मेकिंग में व्हेनेवर यू रीड एनीथिंग मेक द नोट्स बनाते रहिए साथ में। और फिर बाद में क्या होता है, एक बार आपने बुक्स पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, फिर मेक नोट्स आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद में जो भी कुछ आपकी स्टडी होती है वो केवल नोट्स से होती है। उसके बाद में अब आप यू डोंट गो बैक टू द बुक्स अगेन एंड अगेन कि अगर मुझे कोई भी डाउट है तो मैं बुक खोल के ढूंढूंगा, इतना टाइम भी नहीं होता। फिर आपके नोट्स इतने कंसाइज हो जाने चाहिए कि आपको जो भी काम का है वो सारा अपने नोट्स में रहना चाहिए। फिर नोट्स आपके नोट्स होते हैं, नोट्स रिवाइज होते हैं, री रिवाइज होते हैं, रिफाइंड होते हैं। तो अभी मैं नोट्स का एक नोट्स के बारे में ऐसा है कि जैसे आपकी नोट्स की क्वालिटी होती है, जितने अच्छे आपके नोट्स होंगे उतने ही अच्छे आपके आंसर होंगे। अभी बुक्स क्या है कि अभी एक ही सब्जेक्ट के लिए 8-8, 10-10 बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपके जो आंसर आप लिख के आओगे ना एग्जाम में, वो आपने जो रिवाइज किया है उसके बेसिस पे लिखो, और वो होता है जो आपके नोट्स में हो। सो मेकिंग गुड नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में उनका रिवीजन, नोट्स का रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने अच्छे आपके नोट्स हैं उतना ही अच्छा रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स का अगर रिवीजन नहीं किया तो आप भूल जाओगे। तो मेकिंग नोट्स, रिवाइजिंग नोट्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और 5वां और फाइनल चीज़ जो है दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम की सेटिंग में मतलब उस रूम की सेटिंग में जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। लाइक मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स जितनी भी दिया, तो हर बार आई यूज्ड टू गिव मोर देन 100 मॉक्स। उससे पहले प्रीलिम्स के मॉक से क्या होता है कि गैस वर्क इम्प्रूव होता है। अभी गैस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है, अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, यू विल रियलाइज कि कितना भी अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। मतलब यू कैन क्लियर, बट गारंटी नहीं है प्रीलिम्स में खास। अभी जो मेंस होता है, मेंस में ठीक है आपको नॉलेज है, आप लिख के आओगे। प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत बार चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो कि बुक में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं बताई भी नहीं गई है, या कहीं न्यूज़पेपर में भी नहीं आई है, या डायरेक्टली कहीं पे लिखी भी नहीं है। तो उस टाइम पे जो गैस वर्क होता है, तो गैस वर्क
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशली आपका स्ट्रॉन्ग गेस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी अभी देखिए 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपकी नॉलेज से आप पहुँचोगे 35 या 40 क्वेश्चन तक मैक्सिमम। नोबडी कैन अटेम्प्ट लाइक 100 में से 60 क्वेश्चन केवल नॉलेज के बेसिस पे, ये श्योर होगी कि मुझे तो ये आता ही है। यू कैन अटेम्प्ट 35, 40, 45 नॉलेज के बेसिस पे, लेकिन उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, अभी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 90 मार्क्स है, अगर सब सही है तो 90 मार्क्स पे प्रीलिम्स क्लियर होगा इसकी गारंटी नहीं। कट ऑफ प्रीलिम्स का मतलब अभी 85, 87 या पहले 116 भी जाता था, तो कट ऑफ कितना मिल सकता है। तो जो गेस वर्क है आपका, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हर एग्जाम में जो गेस वर्क के बेसिस पे आपको टिक करके आने ही है, क्योंकि अभी 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो अभी उसमें आप रिस्क पे हो कि क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए एक सेफ स्ट्रैटेजी होती है, जिन लोगों के प्रीलिम्स क्लियर होते हैं एग्जाम्स के, उनकी सेफ स्ट्रैटेजी है कि उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करते हैं वो हमेशा 85 से ज़्यादा, 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट तभी होंगे, मतलब सब तो नहीं आएंगे आपको 85, बट आपका जो गेस वर्क है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें से अगर आप 4 में से 2 ऑप्शंस पे आ गए, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शंस बचे हैं कि ये 2 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है, वहाँ पे सही आंसर क्या है, क्या हो सकता है, या मतलब वो गेस वर्क करना, मतलब ब्लाइंड गेस वर्क करने को मैं नहीं कह रहा हूँ कि जस्ट आप कुछ भी गेस कर दो, ब्लाइंड गेस वर्क नहीं, आपका जो गेस वर्क भी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और फिर प्रीलिम्स एक बार आपका क्लियर होगा तो मेंस के लिए फिर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। 3 घंटे में जितना पेपर की डिमांड है उतना आप लिख पा रहे हो क्या नहीं, आपकी स्पीड ऐसी है नहीं, आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, आप पेपर भर पा रहे हो नहीं, वो सब लेटर स्टेजेस में आएगा। लेकिन मॉक टेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो प्रीलिम्स, मेंस और जो भी बाकी के सारे एग्ज़ाम्स हैं सब में बहुत है, लेकिन वो मॉक टेस्ट आप ढंग से दे पाओ उसके लिए आगे इनिशियली आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपका नोट्स होने चाहिए, आपके रिवीजन अच्छा होना चाहिए, फिर आप मॉक टेस्ट दे पाओगे। ये पूरा एक साइकिल है, 4-5 चीज़ें जिसमें होती हैं। एक बार आपके सारे एलिमेंट इस साइकिल के अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। तो इसके लिए अभी पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है बहुत बार एग्ज़ाम के लिए। इनिशियली 1 साल में हम मतलब 1 साल प्रिपेयर किया और एग्ज़ाम दे दिया और क्लियर हो गया, ऐसा आपका नसीब बहुत अच्छा है तो हो सकता है, बट जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। 1 in 1000 केसेस कोई मिल जाएगा ऐसा, तो आपके 2, 3, 4 साल आपको देने पड़ते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप 2, 3, 4 साल देते हैं उसका आउटपुट मिले, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और आपकी कंडीशंस को जो मैच करे। कंडीशंस को लाइक सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। लाइक कुछ लोगों की जो गेस वर्क अच्छा होता है, कुछ लोगों का करंट अफेयर्स पे होल्ड अच्छा होता है, कुछ लोगों का रटने की पावर ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों का लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अभी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो अच्छी है, जो आपकी वीकनेस है उस चीज़ पे काम करें, वो अपनी स्ट्रेटजी में लेके आए। और आपकी जो वीकनेस है, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की और आप 1-2 साल बाद जब एग्ज़ाम दें तो आपकी जो वीकनेस, वो उतनी वीकनेस ना रहे, आप वो नॉर्मल लेवल पे आप ले आए, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन वो वीकनेस तो ना ही रहे। किसी भी पॉइंट पे अगर आप वीक हैं तो वहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हर एक एस्पेक्ट जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उस पर ध्यान दें और एक होलसम अप्रोच रखें। अभी सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है। आप हर साल मतलब 10 एग्ज़ाम में अगर 10,000 लोगों की एग्ज़ाम में रैंक आ रही है तो सबकी स्ट्रेटजी अलग होगी, सबकी स्ट्रेटजी में अंतर होगा। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटजी जो थी वो अलग थी, आपकी सबकी प्रत्येक इंडिविजुअल की अलग रहेगी। तो ऐसा कॉपी ना करें किसी की स्ट्रेटजी देख के कि अभी उन्होंने ऐसा किया था तो हम ऐसा करेंगे या ऐसा बता दिया। जो भी 10 लोगों ने आपको बताया है, आप देखते हैं इधर उसमें से आपके लिए जो अच्छा है वो चूज़ करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें, कुछ आपके डाउट्स हैं तो मेरे को जितना बताना था मैं बता चुका हूँ। सर एक डाउट है सर, आपने जो स्टडी आवर्स मेंटेन किया आपने बहुत से
क्या है? ये क्वेश्चन हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ 17-18 घंटे वाला क्वेश्चन आता है, मैं हर जगह ये कहता हूँ कि ये सब who can study 18 hours a day? मतलब I don't think it is humanly possible for anybody to study for 18 hours a day. अभी अब कोई कहता है तो पढ़ते भी होंगे, पता है, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से झूठ है। अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि कितने आवर्स फिक्स है, लाइक मेरा ऐसा था कि मेरे सिलेबस एक बार आपको मालूम पड़ गया क्या है, तो उसको आप ब्रेक करें मंथ्स में कि मेरा ये महीने का ये टारगेट रहेगा। मतलब मेरी स्ट्रेटजी होता कि आपका फॉर एग्जांपल ये महीने में इस सब्जेक्ट का ये टारगेट है, या एनसीईआरटी के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, हिस्ट्री के इतने करने हैं, ज्योग्राफी के इतने करने हैं, इकोनॉमिक्स के इतने करने हैं। आप उसको मंथली से उसको ब्रेक करें वीकली में कि अभी मेरे को अगर हिस्ट्री के 10 चैप्टर करने हैं एक महीने में, तो एक हफ्ते में 2 या 3 चैप्टर करने कंपलसरी है। वीकली से डेली में ब्रेक करें, डेली में उसको ब्रेक करें कि अभी आज मेरे को आधा चैप्टर करना है, मेरे को 1 चैप्टर करना है। अभी वो कितने टाइम में होता है, वो आपके नेसेसरी नंबर ऑफ आवर्स, लाइक मेरे जो नंबर ऑफ आवर्स थे वो मतलब 6 से 8 के बीच में कहीं नहीं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर्स, इंक्लूडिंग रिवीजन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, 6 से 8 घंटे अच्छे हैं। और एक दूसरी चीज़ जो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में कहता हूँ, जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मैटर करता है। अभी आप 18 घंटे बुक खोल के बैठे हैं, दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब कुछ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है 2 घंटे बैठें, फोकस के साथ बैठें और जो कुछ आप पढ़ें वो आपके दिमाग में जाए। तो वो जो 2 घंटे हैं उनका आउटपुट उन 18 घंटों से बहुत ज़्यादा है। अभी वो सबके लिए अलग अलग होता है भाई। अगर कोई कुछ लोग होते हैं जिनका जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है, फोकस स्पैन, वो 2 घंटे होते हैं, वो 2 घंटे पढ़ें बहुत है। कुछ लोगों का 4 घंटे होता है, वो भी बहुत है। तो 18 घंटे किसी का नहीं। सर वन मोर डाउट कि मेंस में जो आंसर लिखने होते हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटा तो इट्स सेड लाइक कि सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसे एक भी क्वेश्चन छूट गया तो उसको टैकल करने के लिए विद इन 3 आवर्स 7 मिनट्स में उसको आंसर कंप्लीट करना पड़ता है। विद इन मिनट आपको उसको आंसर को सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या क्वेश्चन आया, टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। तो उसको टैकल करने के लिए कैसे पोजिशन करना है? हाँ, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिवीजन, जैसे अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि आप प्रीवियस पेपर देखेंगे ना तो कुछ थीम्स होते हैं जिनके अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा आउट ऑफ द स्काई कुछ भी वो पूछ लेते हैं, लाइक 20 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो कि आउट ऑफ द ब्लू आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ गए, पर वो क्या है, वो सबके लिए बाउंसर क्वेश्चन होता है, वो सबके लिए ऐसे ही है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में, कहीं ना किसी नोट्स में आपके होंगे। अगर आपका रिविजन अच्छा है, सो अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो विद इन 30 सेकेंड्स यू विल नो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। उसके बाद आपको एकदम से पता रहेगा मेरे को लिखना क्या है। अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आपको पता रहेगा कि ये जो चीज़ है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया था, तो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया और अगर उससे रिलेटेड आपकी जो चीज़ें फिंगर टिप्स में आपका रिवीजन अच्छा है, देन यू कैन ईजीली मतलब रिमाइंड योरसेल्फ कि मुझे क्या लिखना है। दूसरी बात, अभी मैंने कहा कि और क्वालिटी ऑफ नोट्स विल रिप्रेजेंट कि आप आंसर शीट में क्या लिखोगे। अभी आपके जो नोट्स होते हैं शुरू में अच्छे खासे मोटे नोट्स होते हैं, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है, शुरू में हर सब्जेक्ट की हर बुक की एक कॉपी बन जाती है नोट्स की। फिर आप उसको रिवाइज करते हो तो फिर वो रिफाइन होते हैं, उनका साइज़ कम होता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही आगे आता है। ऐसा करते करते जब आप फाइनली एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर होते हो तो आपके जो नोट्स होते हैं वो बहुत रिफाइंड हो जाते हैं। उसमें क्या है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपके नोट्स लेट से 1 या 2 पेज होते हैं। अभी 1 या 2 पेज के जो नोट्स हैं उनको अगर वो आपको फिंगर टिप्स पे हैं तो आप एग्जाम में जब लिखने बैठोगे तो आपको बहुत देर सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या लिखना है। यू विल जस्ट क्वेश्चन देखा, यू विल स्टार्ट राइटिंग, और वो जो 7 मिनट में 2 पेज आपको लिखने हैं, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देके आपको समझेगा कि मैं लिख पाता हूँ कि नहीं 7 मिनट में 2 पेज। अगर नहीं लिख पाते हैं तो मॉक टेस्ट के टाइम पे आप इम्प्रूव करें, बट जनरली लिख लेते हैं लोग, अगर आपको मैटर अगर आपके पास है ना। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पेज पूरे लिखना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी आपका आंसर चेक करते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि वो क्वालिटी ऑफ आंसर है, जो क्वेश्चन का डिमांड है आपने वो लिखा है कि नहीं। अगर वो आपने 1 या 1.5 पेज में भी लिख दिया है देन यू विल गेट मार्क्स। अगर 2 पेज में भी आपने भरे पूरे 2 पेज है बट इधर उधर की बातें लिखी है तो आपको आधा या 1 नंबर मिलेगा।
तो क्वालिटी ऑफ योर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर है वो जज होती है। तो आपकी क्वालिटी ऑफ नोट्स अगर अच्छी है तो आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर अच्छा होगा। फिर उसमें उसको भरने के लिए बहुत बार हम क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। लाइक ज्योग्राफी के लिए हम मैप्स बनाते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो ये सब जो ट्रिक्स होती हैं ये आप सीखेंगे कि अभी फिर इसमें क्या होता है। एक तरीका ऐसा होता है कि जो एक 3 पेज के आंसर होते हैं इसमें, ऐसे हो नहीं एक 2 पेज के आंसर होते हैं, लाइक 10 मार्क्स के आंसर होते हैं, 150 वर्ड्स के, 250 वर्ड्स के आंसर होते हैं, 20 मार्क्स वाले, 15 के 20 के, तो वो 20 मार्क्स वाले आपको 3 पेज में लिखना है। उसके लिए ऑन एन एवरेज 11 मिनट आपको मिलता है और इसके लिए आपको 7 मिनट, तो 10.5 और 7 ऐसे होते हैं। तो फिर अभी उसमें एक मतलब जो प्रैक्टिस करते हो आप, तो वो अभी थोड़ी एडवांस स्टेज की बात है, वो रियलाइज़ होगी आपको धीरे धीरे। बट क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूँ। 10.5 मिनट का जो आंसर आपको लिखना है, अगर उसमें किसी मिनट में आपको किसी आंसर में 12 मिनट लग गए हैं, तो फिर अगला या उससे अगले किसी ना किसी आंसर में से आपको 1.5 मिनट काटने पड़ेंगे। किसी 7 मिनट के आंसर को 6 मिनट में लिखना पड़ेगा, जो 1.5 मिनट का आपका लॉस हुआ है। पर क्वेश्चन पे जो टाइम आप देते हो वो जो ब्रैकेट आप लेके चलते हो ना, उससे बाहर ना जाए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो वो सुसाइडल है। दिस इज अ पॉइंट। सुसाइडल इन द सेंस, कोई क्वेश्चन इजी क्वेश्चन अगर छूट गया तो सुसाइडल है। कोई क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि हर साल एक 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि बाउंसर क्वेश्चन मैंने बताया, अगर वो छूट रहा है तो ठीक है, वो सब मोस्टली लोगों का छूट रहा है। और उसमें भी कोशिश कीजिए कि आधा पेज 1 पेज जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है वो लिखा हो। 1 मिनट में 2 मिनट में लिखा हो, डायग्राम बना के आओ, फ्लो चार्ट बना के आओ। ब्लैंक छोड़ने से बहुत अच्छा है। आधे 1 नंबर भी अगर आ गया उसमें तो वो फाइनली जो मेरिट बनती है उसमें आधे 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है। तो गुड नोट्स एंड रिविजन एंड प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इससे आपका पेपर नहीं छोड़ेगा इतना। अगेन आपके ऊपर है, मतलब प्रिपरेशन बहुत बार हमें इसलिए भी देते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं ये हमें पता लग जाएगा। लाइक अगर इस साल मैंने जब अपने फाइनल ईयर में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने क्यों दिया था, मैंने इसलिए दिया था कि मुझे ये डिसाइड करना था कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है, मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं। अभी मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे 3.5 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रह गए, मुझे लगा कि 3.5 मार्क्स इज़ वेरी लेस। अभी उसमें भी मुझे आता था थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं, तो मुझे ये लगा कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो मेरा मोटिव था ये पता करना कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, और वो मुझे पता लगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री है। तो मैं उसके बाद सीधे घर चले गया। अभी फर्स्ट टाइम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर रहता है, कभी भी फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम देते हो ये सोच कर आते हैं कि मेरा क्लियर हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि फिर अगर आप ऐसा शुरू में सोचेंगे कि मेरा तो क्लियर हो ही जाना चाहिए और फिर नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए पहली बार में जब भी आप, अगर आपको पता ही है मतलब कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उसी तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करें कि जस्ट एक बार आप एग्ज़ाम हॉल में जाके वो एग्ज़ाम हॉल का फील लेके आएँ कि कैसा होता है एग्ज़ाम हॉल, उसमें प्रेशर कैसा होता है, और 2 घंटे बाद में क्या क्या आता है, रिवीजन जो किया है हमने वो सफिशिएंट है क्या नहीं है, तो मॉक टेस्ट दिया उसका कितना फ़ायदा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन अगेन नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूरे अपने जितने भी मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो सीरियसली देने आ गए, तो इस तरीके से अटैम्प्ट वेस्ट ना करें। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा था कि मुझे मतलब मैं आई वुड हैव गिवन मैक्सिमम 3 या 4 अटैम्प्ट्स, तो मेरे को ये था कि 6 अटैम्प्ट है मेरे पास, अभी मुझे सीरियसली 3 या 4 अटैम्प्ट देने हैं, तो मैं ये अटैम्प्ट अगर दे भी दूँगा और ये वेस्ट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर मेरा ऐसा होता है कि मुझे अपने 6 के 6 अटैम्प्ट आखिरी तक देने हैं बिल्कुल सीरियसली, तो मैं नहीं देता शायद, क्योंकि मेरे लिए फिर वो अटैम्प्ट वेस्ट हो जाता। तो अभी वो वही है कि इंडिविजुअल आपका जो थिंकिंग है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, जिस अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो कैसा है, देने में भी बुराई नहीं है, बट अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो ना दें, ऐसा मेरा थोड़ा सा। अगर आपकी तैयारी मतलब ऐसा है कि 2-3 सब्जेक्ट किए ही नहीं है, लाइक छुए ही नहीं है, या न्यूज़पेपर रीडिंग ढंग से नहीं किया है, करंट अफेयर्स वीक है, वो देने का बहुत फ़ायदा है। अगर डिसेंट लेवल आपका तैयारी है कि हर सब्जेक्ट 80% कवर हो गया, तब आप दे सकते हैं, बट अगर नहीं हुआ है तो 50-50% पे मत दो, वो फ़ायदा है। सर इंटरव्यू देते वक्त लैंग्वेज कितना मैटर करता है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में देना चाहिए। 0
बोर्ड आपका जब आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 होता है, जब आपका मेंस क्लियर होता है, तो वो फॉर्म में वो लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू पूछते हैं आपसे कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज होती है। अभी जो आपने लैंग्वेज लिखी है वहाँ पे तो वहाँ पे जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स इंटरव्यू के 5-6 बोर्ड्स का पढ़ना। तो हिंदी वाला जो बोर्ड है, और या फिर उन्होंने आपने हिंदी लिखी है, वो आपको ऐसे बोर्ड के पास भेजेंगे, या फिर हिंदी में जनरली सभी लोग कंफर्टेबल है, ऐसा वहाँ पे होता है, मतलब जो लोग इंटरव्यूअर होते हैं। या फिर इंग्लिश आपने भरी है, तो इंग्लिश में आप कहाँ इंटरव्यू दोगे। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू देना चाहते हो, तो ट्रांसलेटर ला के वो लोग ट्रांसलेटर लेके आते हैं, क्योंकि आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, वो लोग समझ पाए, उसके ट्रांसलेटर लेके आते हैं। लैंग्वेज से आई डोंट थिंक कि फ़र्क कुछ मतलब मार्क्स पे कुछ फ़र्क पड़ता है इंटरव्यू के। आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, जिस लैंग्वेज में भी आपका एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स क्लियर है, अच्छा है, उसमें दो। और वो इंटरव्यू बोर्ड में ना, वो जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत अच्छा, बहुत शांत एटमॉस्फेयर होता है। तो वो इन चीज़ों पे जज नहीं करते आपको कि आपका लैंग्वेज क्या है, या आपका ड्रेसिंग में आप लोग वीडियो देखते हो, मैं कह देता हूँ आपके पैर ऐसे हैं, आपके हाथ ऐसे हैं, आपकी टाई ऐसी है, आपका चश्मा ऐसा है। तो ये सब तो मतलब इससे ज़्यादा मतलब जो क्या बोलते हैं, मिसगाइड करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है जो हम इंटरनेट पर देखते हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू स्पेशली। अब ये लोग क्यों बनाते हैं ऐसी वीडियो देता है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट इंटरव्यू में जो देखा जाता है वो आपके आंसर्स की क्वालिटी देखी जाती है, आपका थिंकिंग कैसा है वो देखा जाता है। अगर एक सिचुएशन जो उन्होंने आपके सामने रखी है उसमें आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है वो देखा जाता है, और नॉलेज भी थोड़ी बहुत ऑब्वियसली देखी जाएगी, लेकिन लैंग्वेज कौन सी चूज़ कर रहे हो और ये सब ये मैटर नहीं है सर। लेकिन इसके लिए हाँ, मतलब इसके लिए अब आपको अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आपका वीक है, तो ज़बरदस्ती ये मत कर देना कि इंग्लिश में नंबर अच्छा आता है इसलिए मैं इंग्लिश में इंटरव्यू। और अगर आपने चूज़ कर भी दिया है तो वहाँ पे जाके उनको बोल दो कि मैं हिंदी में देना चाहता हूँ आंसर, तो दे भी अलाउ, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप ढंग से बात कर पाओ। वो बोर्ड बहुत लीनियंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड, एक्चुअल कोचिंग वाले नहीं, एक्चुअल वो आपको अच्छे से पूरा दे विल मेक यू कंफर्टेबल कि आप अच्छे से जो भी आपको आता है आप अच्छे से बोलो। सर जैसे आपने बताया फाउंडेशन एनसीईआरटी के सारे सेंट्रल या फिर स्टेट एग्जाम्स, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड एक्सेट्रा। सो बेसिकली सबका अलग अलग होता है। जैसे मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा डाउट्स आते हैं, कुछ चीज़ें समझ में प्रॉब्लम आती है, उसको टैकल कैसे करें? ज्योग्राफी के लिए तो आई विल से कि मैंने तो आई रेड ओनली एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए तो बल्कि बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, या फिर ज्योग्राफी के लिए तो आई डोंट इवन रेफर एनी अदर, ओनली एनसीईआरटी। डाउट्स आते हैं, दैट इज़ अ पॉइंट, लेकिन उस डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो इंटरनेट पे आपको मिल जाता है। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं ज्योग्राफी के लिए, अगर आप देखोगे कोचिंग वीडियोज़ या यूपीएससी वीडियोज़ नहीं कह रहा, जो ये होते हैं ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी बहुत अच्छी वीडियोज़ है। एक ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो मतलब मुझे जब ये एल नीनो ला नीना में डाउट हुआ था एक बार, या वॉर्टेक्स में डाउट हुआ था, इस तरीके से डाउट्स होते, तो आई यूज्ड टू वॉच देयर वीडियोज़। तो आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो बहुत सारे, मतलब डोंट जस्ट अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना उसको कि मेरे को एग्जाम के लिए सीखना है, जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है मुझे उस चीज़ की। व्हाट वाज द नेम ऑफ इट? आई थिंक oceania.eu करके कुछ तो एक उनका डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो उनकी बहुत सारी वीडियो है। या फिर वो ही नहीं, मतलब दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी आपको मिल जाएगी, या फिर आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी के डाउट्स जेन्युइन होते हैं, मतलब ज्योग्राफी में जो डाउट्स आते हैं ना उसमें विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, इधर दुनिया कैसे घूमती है, ये बादल कैसे आते हैं, तो वो वीडियोज़ के थ्रू बहुत अच्छा किया है। तो उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ आपको सर सीसेट के लिए कितना टाइम देना चाहिए? या देखो, मैंने तो सीसेट, मेरे टाइम तक तो सीसेट ईजी हुआ करता था, अभी मैं 2-3 साल में सुना है कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने तो, लेकिन मैंने भी उसको इतना थोड़ा तो तैयारी किया था, ऐसे मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था, क्योंकि आई हैड एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ठीक ठाक था, इंग्लिश भी अच्छा था। सो मेरा सीसेट का था कि आई गेव लाइक हर जब मैंने प्रीलिम्स दिया 5-6 मॉक्स दिए, 5-6 नहीं 3-4 मॉक्स दिए, और 2-3 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बोल, तो मेरा तो इजीली सेम हो गया था। अभी लेकिन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए अगेन क्योंकि सीसेट के नंबर कहीं काउंट नहीं, तो क्वालिफाइंग एग्जाम
प्रीलिम्स के भी नहीं होता है, बट सी सेट में आपको पता है कि मुझे 66.66 नंबर लेके आए, तो वो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना दें उसको, बट एग्ज़ाम प्रीलिम्स बहुत बार लोगों का क्लियर हो जाता है बट सी सेट में रह जाता है। ऐसे भी मेरे मतलब बहुत लोगों के साथ हुआ पिछले 2-3 साल। ये सिचुएशन सबसे ख़राब सिचुएशन है, इसमें आप ना आए। उसके लिए इंग्लिश के थोड़े मतलब अभी बहुत बार सी सेट में दिक्कत होती है ना, हम ईगो पे लेते हैं क्वेश्चन कि मैथ्स का क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये तो सिंपल है, या फिर इंग्लिश का तो होना चाहिए, इंग्लिश समझ आता है। ऐसा मत करो। जो भी अगर जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं ना, जैसे 67 मार्क्स लेके आने, 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करो अगर बहुत डिफिकल्ट है, बट उसमें वही गेस वर्क वाली जो बात मैं कर रहा था, अभी गेस वर्क आपका कितना अच्छा है, क्योंकि मैथ्स में नहीं चलता गेस वर्क, एप्टीट्यूड में नहीं चलता, इंग्लिश में थोड़ा सा चल सकता है। तो सी सेट वाले पार्ट में गेस वर्क का रूल इतना नहीं है। उसके लिए अभी एप्टीट्यूड की थोड़ी बुक्स भी आती हैं कि कौन पूरा कर, थोड़ा टाइम दे दो, जब पेपर डिफिकल्ट होने लग गया। तो अभी यूपीएससी की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग को भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने अगर वो पेपर इतना डिफिकल्ट किया है तो उसका मतलब है कि उनकी डिमांड चेंज हुई, थोड़ी उनको कुछ तो चाहिए एक्सपीरियंस से कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो आप वो क्वालिटी लेके आओ, आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन करो सी सेट, बट अगेन उसको बहुत ज़्यादा उसी में रह जाओ है उसका क्या है, थोड़ा बहुत लाइक मैंने 4-5 मार्क्स दिया, 20 मार्क्स दिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी वो पैटर्न चेंज हुआ है, तो मार्क्स का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया, तो मार्क्स भी थोड़े अच्छे लेवल के आने लगे। आप ज़्यादा मार्क्स दो, प्रीवियस ईयर के थोड़े ज़्यादा देते, क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में जो सी सेट का लेवल सेट हुआ है उससे ऊपर नहीं रहेंगे, अभी वो नीचे ही हैं। तो पिछले 2-3-4 साल के जो पेपर्स हैं प्रीवियस के, वो कर लेना अच्छे से। अभी उससे ऊपर भी चलेगा तो अभी फिर तो क्या ही नहीं, लेकिन रहेंगे नहीं, तो उसी लेवल पे रहेंगे या थोड़ा नीचे। यस, So how to get rid of procrastination? ये थोड़े क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पूरा डिटेल बताओ। मतलब अगर अपन कहते रहते हैं कि कल करेंगे तो फिर वो चीज़ को कैसे हाँ, तो करेंगे? उस चीज़ को ऐसे करेंगे हम कि अगर आपके टारगेट डेली सेट है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि लाइक आई टोल्ड यू दैट कि मंथली वीकली। अभी अगर मेरा डेली का जो टारगेट अगर ब्रेक हो गया, अभी क्या होता है, अब हम इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होते अपने ऊपर, नहीं होना चाहिए कि एक दिन का मेरा टारगेट अगर ब्रेक हो गया, एक दिन मैंने कुछ नहीं किया तो फिर ऐसे गिल्ट में आ जाता है कि आज का दिन तो वेस्ट हो गया और क्या होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका अगर डेली का एक दिन का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, तो इंश्योर कि जो वीकली टारगेट है वो अचीव हो जाए। आप दूसरे दिन थोड़ा एक्स्ट्रा दें, क्योंकि ब्रेक तो सबको लगता है ना, ऐसा कोई नहीं है कि यू कैन गो ऑन विद थिंग फॉर 365 डेज नहीं। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा कभी मन नहीं करता पढ़ने का, नहीं करता, या फिर कभी मॉक दिया, हमें टेस्ट दिए, मार्क्स अच्छे नहीं है तो हमारा पूरा दिन उसी में चले जाता है सोचते हुए। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ होती है, बट मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन नेचर ऐसा है। तो इसके लिए अभी आपको अगर आपका डेली टारगेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको वीकली में अचीव कर दो, वीकली अचीव ब्रेक हो रहा है तो मंथली में अचीव कर दो, बट मंथली जो है अपर लिमिट होनी चाहिए। मंथली टारगेट शुड भी अचीव, अगर मंथली में अचीव नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है आपके पास। तो मतलब प्रॉब्लम है कि अगर जो टारगेट आपने सेट किया वो बहुत ज़्यादा है, जो आपकी कैपेबिलिटीज है उससे बहुत ज़्यादा टारगेट आपने सेट किया है, या फिर जो टाइम आप दे रहे हो दैट इज नॉट प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह, ये मतलब शब्द ज़्यादा भारी है, इसका मतलब दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है वो, तो यू कैन ईजीली लाइक 1-2 दिन आपका वेस्ट भी हो जाए। तो अभी ऐसा रोज ही अगर प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट अगर रोज आप बुक खोल के कुछ ही सोच ही रहे हो तो फिर नीड टू रीथिंक। बट अगर कभी कभी ऐसा हो रहा है तो लेट इट बी, जस्ट फोकस ऑन द मेन थिंग दिस है। ठीक है, तो वन लास्ट क्वेश्चन देन आई हैव टू लीव। सर सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते टाइम मंथ्स में डिवाइड करना चाहिए या फिर हर रोज एक 2 सब्जेक्ट? ये भी इंडिविजुअली वेरी करता है। मेरा तो मंथली या वीकली था, मतलब कि आई यूज्ड टू स्टडी वन सब्जेक्ट एट वन गो, लाइक पॉलिटी या मतलब जैसे हिस्ट्री शुरू किया तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरा हिस्ट्री ही किया, उसको फिर 3 हफ्ते 1 महीना लगा तो लगा, फिर हिस्ट्री कंप्लीट करके आई यूज्ड टू स्टार्ट दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट किया। अभी हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं फिर से, जब आपकी इनिशियल स्टेजेस होती है ना स्टडीज़ की, लाइक व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आपने एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है, तब पैरेलली जा सकते हो आप, लाइक हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े, ज्योग्राफी के 2 पढ़े,
क्वालिटी जो पढ़ ली है, तो उससे आपको क्या पता लगता है ना, आपको आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाएगा कि मेरे को हिस्ट्री अच्छी लगती है, क्या है क्वालिटी अच्छी लगती है। उससे उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो मैं बता रहा था आपको कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो वो शुरू में ही इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, उसका एक फ़ायदा होता है कि व्हेन यू चूज ऑप्शनल, अगर आपने हर सब्जेक्ट की 2-2 चैप्टर से स्टार्ट किया और आपको लगा कि मेरे को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो यू कैन चूज हिस्ट्री एज एन ऑप्शन। या फिर अगर आपको पता लग गया कि ज्योग्राफी तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दिमाग के ऊपर से जाती है, बिल्कुल बोरिंग है, तो फिर यू विल नॉट चूज एट एन ऑप्शन। तो शुरू में व्हेन यू आर जब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तब एक एक सब्जेक्ट लेके मतलब साइड बाय साइड लेके स्टार्ट कर सकते हैं। एक दिन में सुबह के टाइम में हमने थोड़ा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दोपहर को दूसरा, शाम को दूसरा। बट माई एडवाइस इज जब थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन थोड़ा आगे पहुंच जाए, थोड़ा सा एडवांस हो जाए, देन यू गो विद वन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जो सब्जेक्ट आपने किया उसका आंसर राइटिंग साइड बाय साइड करना शुरू कर देना। लाइक हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने लिख दिए। फिर कुछ टाइम अगले दिन मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया तो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा। दिस इज माई थिंग। अगर आप मिक्स करके भी करना चाहो तो परफेक्टली फाइन, उससे भी एग्जाम क्लियर होता है लोगों का कि शुरू सुबह के स्लॉट में ही ये पढ़ लिया, शाम को ये पढ़ लिया, वो भी चलता है। बट मेरा जो है कि मतलब माई वे वॉज आई विल गो टू वन सब्जेक्ट है पढ़ना। ठीक है, थैंक यू। It is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of all of us here today, sir. First and most, I would like to express my deepest gratitude to our IS Mr. Arpit Chauhan, sir, for gracing this occasion with his presence and for sharing his valuable insights with us. Your inspiring words have not only enlightened but have also motivated us to strive for excellence in our respective fields. I also thank you for taking the time out of your busy schedule to join us. Once again, a big thank you to our IS Mr. Arpit Chauhan, sir, for being us with today. We look forward to many more opportunities to learn from you and be inspired by your vision and background. Thank you. All the best, everybody.